हेलो बच्चों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास और दूसरा पार्ट क्या होगा चैप्टर का? रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर का पूरा नाम क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास और ये है वीडियो नंबर 1। ठीक है ना। यहां से चैप्टर शुरू होता है। तो सेंटर ऑफ मास of a body is a point where whole mass of a body is supposed to be concentrated। बच्चों, सेंटर ऑफ मास अक्सर कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता है, बट आप लोग इस वीडियो को देखें, आपको पूरी प्रॉब्लम, पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है? The center of mass of a body is a point where whole mass of a body is supposed to be concentrated। ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है? बेसिकली एक पॉइंट है जहां पे हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। पूरा का पूरा मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है। सपोज दिस इज ए रेक्टेंगल। ठीक है। और ये रेक्टेंगल सॉलिड है। ये रेक्टेंगुलर शेप मतलब ये यहां से हॉलो नहीं है, ये पूरा का पूरा यहां से सॉलिड है। ठीक है ना। बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जहां जिस पॉइंट पे इसकी डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास है। इसका मतलब अगर इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल का मास कैपिटल एम है तो हम मान लेंगे कि इस पॉइंट का मास भी कितना है? कैपिटल एम है। मतलब इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर स्लैब, या हम इसको रेक्टेंगुलर शेप का कोई एक ऑब्जेक्ट बोल दें, इस पूरे का मास कहां कंसंट्रेटेड है? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। वैसे ही बच्चों, अगर आपके पास कोई एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, अगर कोई कहता है कि इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे कि इस टोटल जो बॉडी का मास कैपिटल एम है ये कहां कंसंट्रेटेड है? इसके सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? बस एक पॉइंट है जहां हम मानते हैं कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, इवन दो कंसंट्रेटेड नहीं है। पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं है। हमने अपनी कैलकुलेशंस के लिए ये मान लिया है कि हाँ, इस पूरी डिस्क का मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, इवन दो नहीं है। वैसे ही अगर हमारे पास कोई रिंग है जो हॉलो रिंग है, जैसे आप लोग कुछ कड़ा वगैरह पहनते हो ना हाथ में, तो अगर ये रिंग है और इसका मास कैपिटल एम है तो हम मान लेते हैं कि इस पूरी की पूरी रिंग का मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स दिए, और भी सारे ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं जिनका सेंटर ही क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। जैसे स्फीयर। अब ये रिंग है, बट हम इसको क्या बना रहे हैं? स्फीयर। आप लोग समझ लेना, ये स्फीयर है, ये रिंग है। 3D में नहीं बना सकते ना इसको। ठीक है। अगर बच्चों ये स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर ही क्या होता है? उसका सेंटर ऑफ मास। बच्चों, हमेशा याद रखें कि हमने फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, अभी हम और अच्छे से समझाएंगे क्यों हो रहा है ये सब कुछ, बट अभी हमें इतना समझना है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जहां पे मान लिया है कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है बच्चों? स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास कहां बनाएंगे आप लोग? तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है, मान लें ए, बी और सी। अगर कहें इसका सेंटर ऑफ मास कहां है तो कहना सर, ए सी पे यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ए बी पे यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, बी सी पे यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी यही ट्राइंगल का क्या है? सेंटर ऑफ मास है। हम मान लेते हैं कि पूरा के पूरे ट्राइंगल का जो एम मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है ना। बच्चों, वैसे ही अगर आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है m1, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। अगर आपसे कोई कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये m1 ये m2, और ये एक किसी l लेंथ के
क्या कह सकते हैं इसको, रॉड से जुड़े हुए हैं, और हम मान लेते हैं कि अभी हम मास ऑफ रॉड को निग्लेक्ट करते हैं, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ये है इनका सेंटर ऑफ मास। हमने मान लिया कि m1 और m2 का मास इस पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो बच्चों इतना नोट कर लो आप लोग। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि आखिरकार सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम ऐसा क्यों मान लेते हैं कि हाँ, ये पूरा का पूरा जो मास है ये किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके पीछे का रीजन समझें आप लोग। देखें बच्चों, आप एक कंडीशन इमेजिन करें, ठीक है, ये एक प्लेन सरफेस है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हर एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है, तो हम मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है एक, और इसका मास कितना है m, और ये टोटल कितने पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। बच्चों अगर ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ये बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा है, और अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vo, ठीक है, और ये कितने पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मान लेते हैं कि पहले पार्टिकल का मास है m1, दूसरे पार्टिकल का मास है m2, तीसरे पार्टिकल का मास है m3, प्लस डैश 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 mn तक जोड़ते जाएंगे तो क्या आएगा, टोटल मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के ये ऑब्जेक्ट बना है, जो कि कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, vo वेलोसिटी से चल रहा है। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स इस ऑब्जेक्ट को मिलकर के बना रहे हैं, इन सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी कितनी होगी, vo के बराबर होगी। जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही पार्टिकल्स की भी वेलोसिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है vo वेलोसिटी से और पार्टिकल्स vo से या तो ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे हो या कम, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, अगर आप लोग बस के अंदर सफर कर रहे हैं, ये पैसेंजर सीट्स हैं और यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, तो जिस वेलोसिटी से बस आगे बढ़ेगी उसी वेलोसिटी से पैसेंजर्स भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो पैसेंजर्स हैं वो कहाँ है, बस के अंदर है। ठीक वैसे ही अगर ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी vo है, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी होगी, vo। मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 is equals to velocity of particle 2 is equals to velocity of particle 3 is equals to velocity of all the particles। और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 3 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दी n पार्टिकल्स। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बच्चों अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती, या फिर इस ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट में से किसी एक पार्टिकल को, सॉरी किसी पार्टिकल को अगर आप उठा के देखें और उसका एनालिसिस करें, तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वही पार्टिकल की वेलोसिटी है, और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, सेम है। बट अब मैं सेकंड केस लेके आता हूं और आपको उससे प्रॉब्लम समझ आएगी। देखें, ये आपको फर्स्ट केस समझ आ गया, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सीधा सीधा मोशन, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही पार्टिकल की वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वही सभी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। बच्चों अगर यही मेरे पास एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक रॉड है मेरे पास, ठीक है, और ये इस पॉइंट से हिंज है, मतलब ये इस पॉइंट से अटैच है, ये वाला एंड इसका फ्री है मूव करने के लिए, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है, ये रॉड गोल घूम सकती है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है।
और ये ऑब्जेक्ट क्या, ये जो रॉड है ये क्या कर रही है, रोटेट इस तरीके से। ये रॉड है मान ले, तो ये ऐसी गोल घूम सकती है जैसे ये पेन गोल घूम रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब ये रॉड भी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। ये रॉड कौन से पार्टिकल से बनी है बच्चों, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। इससे पहले वाले एग्जाम में जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था, तो उस कंडीशन में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी बच्चों, सेम थी। बट इस कंडीशन में वो बात गलत प्रूफ होगी, क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करेगी, ये रॉड या ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, तब उस कंडीशन में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे। ये जो मैंने डार्क कर दिए ये समझ लें पार्टिकल्स हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हर एक पार्टिकल, ये m1 है, मान लेते हैं ये m2 है, ये m3 है, ये m4 है, ये m5 है, ये m6 है। ये हर एक पार्टिकल, ये इसकी रेडियस क्या होगी सर्कुलर मोशन की, r1, ये ऐसा घूमेगा। वैसे ही m2 की रेडियस क्या होगी, r2, m3 की रेडियस क्या होगी, r3, m4 की रेडियस, m5 की रेडियस, m6 की रेडियस। तो देखेंगे हर एक पार्टिकल अपनी अलग अलग रेडियस के क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। बच्चों जैसे ही आप देखेंगे कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो r पे डिपेंड करती है, मतलब ये जो पार्टिकल है m1, इसकी वेलोसिटी v1 बराबर क्या आएगी, r1 ओमेगा। v2 का वेलोसिटी क्या आएगी, r2 ओमेगा। v3 की वेलोसिटी क्या आएगी, r3 ओमेगा। और ये v1 किसकी वेलोसिटी है, m1 की। v2 किसकी वेलोसिटी है, m2 की। v3 किसकी वेलोसिटी है, m3 की। जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटीज क्या होंगी बेटा, अलग अलग होंगी, और एक्सेलरेशन भी अलग होगा। तो इस कंडीशन में जब मोशन का एनालिसिस किया जाता है तो समझ ही नहीं आता कि वेलोसिटी किसकी लें, m1 की लें, m2 की लें, m3 की लें। एक्सेलरेशन किसका कंसीडर करें, फोर्स कहां पे माने अप्लाई किया जा रहा है। तो हम इस कंडीशन में एक पॉइंट मान लेते हैं जहां पे इस रॉड का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। इस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि इस रॉड का पूरा मास किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और उस पॉइंट को हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। तो जो ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं, रेगुलर शेप्स, उनके सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, उनके ज्योमेट्रिक सेंटर ही उनके सेंटर ऑफ मास बन जाते हैं। कोन के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये आपका एक रॉड हो गई, रॉड के केस में, रेक्टेंगल के केस में, डिस्क के केस में, स्फीयर के केस में, सिलेंडर का जो केस होता है, इसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको आई होप समझ आया होगा कि आखिरकार सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्यों है, क्योंकि कई मोशंस ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें इस स्केच पेन को मैं ऐसा उछालता हूं यहां से, तो ये ऐसा गोल 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 घूमता हुआ जाता है और फिर इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। मैंने स्केच पेन को ऐसा घुमाया कि ये ऐसा हुआ, फेंका मैंने, तो ये साथ में क्या कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा है और अपनी ही एक्सिस पे साथ में रोटेट भी कर रहा है। तो बच्चों जब आप इस मोशन का एनालिसिस करने जाएंगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ये हर एक पॉइंट पे इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, ओरिएंटेशन इज चेंजिंग। देखें ये गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, गोल घूम रहा है आगे बढ़ रहा है, गोल घूम रहा है आगे बढ़ रहा है। तो हम क्या मानेंगे कि जिस पॉइंट के अलोंग ये गोल घूम रहा है, यही पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास। अगर आप इस पॉइंट का एनालिसिस करेंगे, ध्यान से देखना इस पॉइंट का, अगर आप इस पॉइंट को
अपना रेफरेंस पॉइंट मान के एनालिसिस शुरू कर देंगे तो आप खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये पॉइंट यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, इसकी हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, हर एक टाइम पे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। बट ये जो पॉइंट है, ये देखें आप, ये बिल्कुल क्लियरली प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ जा रहा है, ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है। तो पूरे स्केच पेन का हम मास कहां मानेंगे, ये जो सेंटर है, ये जो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, इसको हम मानेंगे कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। कि अब हम पूरे स्केच पेन को ना देख करके सिर्फ इतना देखेंगे कि यार इस स्केच पेन का मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों, अगर आपके पास कोई दो मास दिए हैं m1 एंड m2, तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है, और एक और क्वेश्चन, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं वो हम देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास। देखिए बच्चों, रिजिड बॉडी क्या है, व्हाट इज ए रिजिड बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अ बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड, अ बॉडी is said to be a rigid if it does not undergo, if it does not undergo any change, any change in its shape and size, however large the external force may be acting on it. बच्चों, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है वो देखेंगे। अगर आप कहते हैं कि अगर आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, ठीक है, वो एक आयरन रॉड है और इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है। बच्चों, अगर आप इस रॉड पे यहां से फोर्स लगाएंगे F, तो थोड़ा सा फोर्स लगाते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू आप ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि इस रॉड में एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इस रॉड में क्या आ जाएगा बच्चों, डिफॉर्मेशन। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी के जिस पर कितना ही फोर्स अप्लाई करो, कितना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लो, उस बॉडी का शेप और साइज नहीं चेंज होगा। आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट समझ आ गया कि एक ऐसी बॉडी जिस पर जितना भी फोर्स अप्लाई करो, जितना भी कर सकते हो कर दो, उसका क्या नहीं बदल सकता है, शेप एंड साइज, ये दोनों चीजें नहीं बदलेंगी, शेप एंड साइज। फिर है सेकंड पॉइंट, आप लोग सेकंड पॉइंट नोट करें। यहां लिखा है a rigid body is one whose constituent particles retain their relative positions even when they move under the action of external force। मतलब एक रिजिड बॉडी के में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, सपोज n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कभी चेंज नहीं होगी। आप कितना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा के इस रिजिड बॉडी को मूव करा लें, इनका अगर मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये रिजिड बॉडी बनी हुई है, तो इन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी। कितना ही आप फोर्स लगा लो, कितनी ही वेलोसिटी से मूव करा लो, एक परफेक्टली रिजिड बॉडी जो होगी
उसको आप कितनी ही वेलोसिटी से मूव कराएं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है तो पॉइंट नंबर 3 क्या आता है? अ रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। अ रिजिड बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड होना मतलब होता है बच्चों शेप और साइज बदलना, जो मैंने पहले ही पॉइंट में समझाया था, ये पॉसिबल नहीं है। अगर रिजिड बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया है, सपोज दिस इज ए रिजिड बॉडी, छोटी सी बना लेता हूं यहां पे, सपोज दिस इज ए रिजिड बॉडी। अगर बच्चों इस पूरी की पूरी बॉडी ने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है, सपोज दिस बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो इसका हर एक पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? एक्स। एक रिजिड बॉडी के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप इसको मूव कराते हैं, अगर मान लो रिजिड बॉडी ने 500 मीटर मूव किया, तो हर एक पार्टिकल कितना मूव करेगा? 500 मीटर। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आता है, इफ अ बॉडी रोटेट्स थ्रू अ सर्टेन एंगल, एवरी पार्टिकल ऑफ इट रोटेट्स थ्रू द सेम एंगल। इफ अ रिजिड बॉडी, बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये एक रॉड है और ये परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, और परफेक्टली रिजिड बॉडी है, और अगर हम इस रॉड को ऐसा रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, वही वाला एग्जांपल जो भी मैंने दिया था, ऐसी गोल घुमा रहे हैं, ये रोटेशनल मोशन है, ठीक है। अगर रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी तो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जितना एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये रिजिड बॉडी बनाएगी, उतना ही एंगल इसका हर एक पार्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनाएगा। मतलब अगर मान लो ये थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री ये रोटेट हुई रिजिड बॉडी, जो कि बेसिकली एक रॉड है, तो m1 m2 m3 mn जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा वो थीटा कितना बनेगा? 30 डिग्री। मतलब अगर रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री हुआ है तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। सो बच्चों, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक पॉइंट है जहां पे मान लिया जाता है कि पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या होती है वो आप देख चुके हैं। आइडियली कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती है, आप लोग ये बात भी याद रखें। आइडियली, अब बेसिकली रिजिड बॉडी एक आइडियल है, मतलब ऐसी बॉडी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब बच्चों हम देखते हैं डेरिवेशन, हाउ टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, और ये है ओरिजिन, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2। दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर, ठीक है। और मानते हैं कि m1 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है f1 वेक्टर एक्सटर्नल, और m2 पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो है f2 वेक्टर एक्सटर्नल। m2 पे m1 फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन 2 बाय 1, वैसे ही m1 पे m2 फोर्स लगा रहा है, फोर्स अप्लाइड ऑन 1 बाय 2, ठीक है। m1 और m2 दो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं। m1 का पोजीशन वेक्टर r1, m2 का पोजीशन वेक्टर r2। m1 पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है f1 एक्सटर्नल, m2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है f2 वेक्टर एक्सटर्नल, ठीक है ना। इंटरनल फोर्सेस क्या है? F21 वेक्टर एंड F12 वेक्टर, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अगर आपसे कोई कहता है कि m1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर,
और m2 जो है इसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। ठीक है, तो अगर बच्चों हम इस r1 वेक्टर को डिफरेंशिएट करें और r2 वेक्टर को तो क्या मिलेगा? तो अगर मैं कहता हूं dr1 वेक्टर अपॉन dt, तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर। ये किसकी वेलोसिटी है? m1 की। वैसे ही अगर dr2 वेक्टर अपॉन dt निकाला जाए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ m2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलेगा v2 वेक्टर। वैसे ही अगर इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, डबल डिफरेंशिएशन, तो ये होगा टी स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब क्या होगा? dv1 वेक्टर अपॉन dt, मतलब क्या आ जाएगा बेटा? a1 वेक्टर। मतलब m1 का एक्सेलरेशन क्या आएगा? a1। वैसे ही d स्क्वायर r2 वेक्टर बाय dt, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज dv2 वेक्टर बाय dt इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a2 वेक्टर। मतलब m1 का पोजीशन वेक्टर r1, r1 का डिफरेंशिएशन किया तो मिला v1, फिर से डबल डिफरेंशिएशन किया तो मिला एक्सीलरेशन a1, सेम m2 के साथ किया। पोजीशन वेक्टर r2, सिंगल डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी मिली, डबल डिफरेंशिएशन में एक्सीलरेशन। बच्चों अब अगर m1 और m2 पे जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं, मानते हैं वो टोटल फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, किस पे? m1 पे। तो वो टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा? F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर एक्सटर्नल। ये टोटल फोर्स लग रहा है m1 पे। कितना? F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर, दैट इज इंटरनल फोर्स, प्लस F1 वेक्टर। वैसे ही F2 वेक्टर इज इक्वल्स टू F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, आपको पता है बच्चों कि टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब हम यहां लिख सकते हैं m1 a1 वेक्टर। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ m1 इनटू एक्सेलरेशन a1। वैसे ही टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन m2 इज इक्वल्स टू m2 a2 वेक्टर। अब पूरा सिस्टम m1 m2 मिलकर के एक सिस्टम बना रहा है, तो इस पर टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा? टोटल फोर्स F एक्सटर्नल, दैट इज, या F टोटल, तो इसको कैपिटल F वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? F1 की जगह क्या लिख देंगे? F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल। बच्चों F21 और F12 की डायरेक्शन अपोजिट है। F12 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। ये दोनों इंटरनल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहां आएगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस F2 वेक्टर एक्सटर्नल। यहां तक नोट करें बच्चों आप लोग। बच्चों अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। इसको ऐड किया तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस F21 प्लस F2 वेक्टर। बच्चों हम मानते हैं कि यहाँ पे जो F वेक्टर आया है, कैपिटल F वेक्टर, ये बेसिकली क्या है? टोटल फोर्स है। क्या है बच्चों? ये टोटल एक्सटर्नल फोर्स। ये किस पे लग रहा है? ये लगेगा सेंटर ऑफ मास पे। ये जो टोटल फोर्स है ना, F1 एक्सटर्नल किस पे लग रहा है? M1 पे। और M2 पे कितना लग रहा है? F2 एक्सटर्नल। इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F1। इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? F2। ठीक है ना बच्चों? इस इक्वेशन में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर में हम F1 वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हैं? F वेक्टर एज इट इज रहेगा। F1 वेक्टर की जगह लिख सकते हैं M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर।
ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एफ वेक्टर क्या है? यहाँ एफ वेक्टर है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? एफ वेक्टर इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ मास m1 प्लस m2। पूरे सिस्टम पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ वेक्टर। पूरे सिस्टम पे देखो, m1 पे कितना फोर्स लग रहा है? F1 एक्सटर्नल और F12। m2 पे कितना फोर्स लग रहा? F2 वेक्टर एक्सटर्नल, F21, जिसमें से F12 F21 ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। लेकिन टोटल एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है? वो है F वेक्टर, दैट इज m1a1 वेक्टर प्लस m2a2 वेक्टर। तो हम इस F वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? टोटल मास ऑफ सिस्टम कैपिटल M। कितना है टोटल मास इस सिस्टम का? m1 प्लस m2। ये टोटल मास है सिस्टम का, ये कैपिटल M इंटू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास ऑफ सिस्टम इंटू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है। और हमने ना a1 का एक्सिलरेशन लिया है, ना m1 का एक्सिलरेशन लिया, ना m2 का, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही थी ना कि एक्सिलरेशन किसका लेना है, वेलोसिटी किसकी लेनी है। तो एक्सिलरेशन ले लिया है सेंटर ऑफ मास का। मान लेते हैं कि m1 m2 का सेंटर ऑफ मास ये है, r वेक्टर सेंटर ऑफ मास ये है। ठीक है। तो एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं? देखें बच्चों, ये मैंने क्या मान लिया अभी? r वेक्टर सेंटर ऑफ मास ये है, r1 वेक्टर ये, r2 ये, m1 ये, m2 ये, और इसका सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो है r वेक्टर सेंटर ऑफ मास। और इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इज इक्वल्स टू m एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, m1 का पोजीशन वेक्टर r1 और उसका एक्सिलरेशन a1 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 और उसका एक्सिलरेशन a2 वेक्टर। ठीक है। और ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हो, इसका टोटल मास m1 प्लस m2 बराबर क्या है? m है। तो हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन कैसे पता चलेगा? इस फॉर्मूले से पता चलेगा, ये लिखा है m1 a1 वेक्टर m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, एक स्टेप और बचा है, तो उसके बाद क्या निकल आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखें, हम इसे लिख सकते m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 की जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M बराबर एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस कैपिटल M को यहां भेज दो, तो m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर बराबर m एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों, आप a1 वेक्टर को क्या लिख सकते हो? आप लोग वीडियो की शुरुआत में देखेंगे, इस डेरिवेशन की शुरुआत में, तो डी स्क्वायर r1 वेक्टर बाई डी टी प्लस m2 a2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर r2 वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल्स टू m एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर r वेक्टर सेंटर ऑफ मास बाई डी टी। अगर r1 वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन करो तो किसका एक्सेलरेशन मिलता है? m1 का। r2 वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन करो तो किसका एक्सेलरेशन मिलता है? m2 का। और r1 में किसका मिलेगा? m1 का। वैसे ही अगर सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो किसका एक्सेलरेशन मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर, इसको बाहर ले लेते हैं, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, यहाँ डी टी स्क्वायर आएगा, डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कैपिटल एम डी स्क्वायर आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास अपॉन डी टी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो यहां बचेगा क्या? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर इज इक्वल्स टू कैपिटल एम आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास। तो m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास। तो इसको रफ कर देते हैं, यहाँ m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास। बच्चों ये फॉर्मूला है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का। क्या फॉर्मूला है? m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अगर m1 और m2 दो पार्टिकल्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर और r2 वेक्टर हैं, तो उस केस में इन दोनों m1 और m2 का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर ये है। क्या है वो? m1r1 m2r2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लेते हैं दो पार्टिकल्स हैं, अगर दो पार्टिकल्स हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास तो ये है। अगर मान लो n पार्टिकल्स होते, कितने पार्टिकल्स होते बच्चों? n, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होता, m1r1 वेक्टर m2r2 वेक्टर प्लस डैश 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 अप टू सो ऑन mnrn वेक्टर अपॉन सम ऑफ masses of individual particle mn is equals to r वेक्टर सेंटर ऑफ मास। मतलब n पार्टिकल का यदि कोई सिस्टम है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इस तरीके का फॉर्मूला यूज होगा। दो पार्टिकल्स हैं तो ये होगा, थ्री पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा? m1r1 m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और रह गई है बच्चों, वो और समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो को करते हैं खत्म, ठीक है ना। तो हेडिंग डालें बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। हेडिंग डाल लें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM, ठीक है ना। अभी तक जो सेंटर ऑफ मास आप लोगों ने समझा उसमें क्या था? दो पार्टिकल्स थे, ये x, y और z एक्सिस है, इसमें r1 वेक्टर है, r2 वेक्टर है, दो पार्टिकल्स हैं जो है m1 और m2, इनके मासेस हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है r वेक्टर cm, ये मान लिया इन दोनों का सेंटर ऑफ मास r वेक्टर सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला जो आया बच्चों, ये आया m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये किसका सेंटर ऑफ मास है? ये सेंटर ऑफ मास का एक्चुअल में पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर m1 m2 दो पार्टिकल हैं, ठीक है ना बच्चों, आपको पता है कि ये पोजीशन वेक्टर है, r2 वेक्टर, r1 वेक्टर एंड r वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। m1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। अब हम इन वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखते थे बच्चों। शुरुआत में जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था
तो आप r1 वेक्टर को लिख सकते हो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वैसे ही आप r2 वेक्टर को लिख सकते हैं x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। और r वेक्टर सेंटर ऑफ मास को आप लिख सकते हो x cm i कैप, y cm j कैप, z cm k कैप। यहाँ cm स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x cm i कैप प्लस y cm j कैप प्लस z cm k कैप इज इक्वल्स टू m1 r1 वेक्टर की जगह लिखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। वैसे ही m2 r2 वेक्टर की जगह लिखेंगे x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप अपॉन क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों m1 प्लस m2। वैसे ही अब नेक्स्ट स्टेप में x cm i कैप, y cm j कैप प्लस z cm k कैप इज इक्वल्स टू m1 x1 i कैप प्लस m1 y1 j कैप प्लस m1 z1 k कैप प्लस m2 x2 i कैप, m2 y2 j कैप, m2 z2 k कैप। यहाँ m2 z2 k कैप अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों m1 प्लस m2। बच्चों आप देखें यहाँ पे m1 x1 i कैप है, यहाँ पे m2 x2 i कैप है, यहाँ m1 y1 j कैप है, यहाँ m2 y2 j कैप है, यहाँ m1 z1 k कैप है, यहाँ m2 z2 k कैप है। तो हम ये लिख सकते हैं x cm i कैप, y cm j कैप, z cm k कैप इज इक्वल्स टू i कैप कॉमन लेते हैं तो m1 x1 प्लस m2 x2। वैसे ही यहां से j कैप कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या आ जाएगा m1 y1 m2 y2 प्लस k कैप कॉमन ले लेते हैं तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखें XCM के साथ कौन है i कैप, तो इधर पे i कैप के साथ कौन है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। एक्चुअल में ये m1 प्लस m2 तीनों के अपॉन में आएगा अलग अलग, ठीक है ना। तो x cm y cm और z cm सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे x cm i कैप के साथ, यहाँ पे i कैप के साथ कौन है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वैसे ही j को आप j के साथ कंपेयर करें तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। z को कंपेयर करें k कैप के साथ z cm, यहाँ k कैप कॉमन m1 z1 प्लस m2 z2 लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास आपने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में निकाला था वो ये था। अगर आपको m1 और m2 दो पार्टिकल दिए और उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं तो आप इस मेथड को लगा करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और यदि मान लो आपको m1 m2 दिए हैं और उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 और कोई कहे कि पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बताओ सेंटर ऑफ मास के, तो ये वाली टेक्निक से आप सॉल्व करेंगे। अगर n पार्टिकल्स दिए हैं तो इसी में क्या करेंगे m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डैश 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 mn xn, इसी फॉर्मूले mn xn प्लस डैश 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 mn
वैसे ही n पार्टिकल्स के लिए y कोऑर्डिनेट m1 y1 m2 y2 प्लस डैश 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 mn yn अपॉन mn तक। तो बच्चों ये था सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आफ्टर दिस लेक्चर आई विल अपलोड वीडियो ऑन द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ मास।